जब हमला किया था तो माना ये जा रहा था कि ज्यादा से ज्यादा 5 दिन में ये जंग खत्म हो जाएगी, क्योंकि रूस की शक्ति के आगे यूक्रेन इससे ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं पाएगा। लेकिन अब 50 दिन हो चुके हैं। यूक्रेन न सिर्फ रूस के आगे टिका हुआ है बल्कि पलटवार कर रहा है, और ऐसा पलटवार जिसकी कल्पना राष्ट्रपति पुतिन ने कतई नहीं की होगी। काला सागर यानी कि ब्लैक सी में रूस के जंगी बेड़े की बादशाहत है, और वहीं से अपने एक युद्धपोत के जरिए रूस यूक्रेन पर मिसाइल से हमला बोल रहा था, लेकिन उसी युद्धपोत को यूक्रेन की सेना ने उड़ा दिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इतने बड़े युद्धपोत को पहली बार किसी जंग में तबाह किया गया है। वैसे कहने की जरूरत नहीं कि हमला करके यूक्रेन ने न सिर्फ रूस को चुनौती दी है बल्कि अब रूस के सामने प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो गया है। तो अब क्या करेगा रूस? अमेरिका को तो लगता है कि बौखलाए पुतिन परमाणु बटन दबा सकते हैं, यानी 50 दिन बाद यूक्रेन युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो सकता है, जिसका अंजाम वर्ल्ड वॉर भी हो सकता है। जंग किस दिशा में आगे बढ़ रही है यह हम आपको समझाएंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि समंदर में खड़े रूसी युद्धपोत की तबाही ने इस युद्ध पर क्या असर डाला है। समंदर की लहरों पर रूस के जिस लड़ाके की बादशाहत थी, काला सागर में जिसकी मौजूदगी रूस की ताकत बयां करती थी, जिस युद्धपोत के जरिए रूस यूक्रेन पर मिसाइलों की बारिश कर रहा था, वो मोस्कोवा समंदर में डूब गया। यूक्रेन का दावा है कि उसके मिसाइलों ने रूस के पराक्रमी युद्धपोत को तबाह कर दिया है। यूक्रेन का दावा है कि उसने नेपच्यून मिसाइल से मोस्कोवा पर हमला किया और इसी वजह से जंगी जहाज में आग लग गई और फिर रूस के इस युद्धपोत ने जल समाधि ले ली। ब्लैक सी में मौजूद मोस्कोवा की तबाही रूस के लिए करारी चोट है। फरवरी में जब जंग की शुरुआत हुई थी तभी से मोस्कोवा के जरिए यूक्रेन पर निशाना साधा जा रहा था। मोस्कोवा को यूक्रेन के दक्षिणी शहर माइकोलाइव के पास तैनात किया गया था, जिस पर हाल ही में रूस ने भारी बमबारी की थी और इसीलिए यह युद्धपोत यूक्रेन के निशाने पर था। यूक्रेन का दावा है कि मोस्कोवा के रडार सिस्टम को धोखा दिया। इसके लिए टर्की के बैरक्तार ड्रोन का सहारा लिया गया और इस मौके को देखकर ओडिशा में मौजूद यूक्रेन की सेना ने नेपच्यून मिसाइलों से मोस्कोवा पर हमला कर दिया। 500 सेलर्स के साथ उनका जहाज पूरी तरह से डूब गया है और उसमें S-300 सिस्टम था, उसमें कई 100 सिपाही उनके सेलर्स थे, उसमें सरफेस टू एयर मिसाइल्स थी। उसके बावजूद उस जहाज को डुबा दिया गया ब्लैक सी में। उससे पहले एक और जहाज को टारगेट किया था यूक्रेन ने। यूक्रेन के साथ जंग में ये दूसरी बार है जब रूस का जंगी जहाज तबाह हुआ हो, लेकिन मोस्कोवा को डुबोकर यूक्रेन ने एक तरह से रूस की प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाई है। साथ ही ब्लैक सी में रूस की बादशाहत को कड़ी चुनौती दी है। हालांकि रूस इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मोस्कोवा को यूक्रेन की मिसाइल ने डुबोया है। रूस के मुताबिक मोस्कोवा में मौजूद गोला बारूद में आग लग गई और इसी वजह से इसमें धमाका हुआ। समय रहते सभी नौसैनिकों को युद्धपोत से निकाल लिया गया था। रूस के मुताबिक मोस्कोवा को नुकसान पहुंचने के बाद खींचकर बंदरगाह ले जाया जा रहा था, लेकिन समुद्री तूफान की वजह से ये डूब गया। माना जा रहा है कि यूक्रेन के हाथों मोस्कोवा की तबाही रूस को पच नहीं रही है और इसीलिए वो पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संकेत ये भी है कि मोस्कोवा की वजह से राष्ट्रपति पुतिन का पारा चढ़ गया और अब युद्ध थमने के बजाय कई गुना बढ़ सकता है। रूस ने इसके संकेत भी दे दिए हैं। मॉस्कोवा के डूबने के बाद कीव में बहुत दिनों बाद हमले के सायरन सुनाई देने लगे, यानी यूक्रेन भी जानता है कि रूस पलटवार करेगा। यूक्रेन के सभी शहरों में हमले का अलर्ट जारी है। आशंका इस बात की है कि रूस अब घातक हथियारों से हमला कर सकता है। यानी यूक्रेन युद्ध के 50 दिन बाद जंग खत्म होने के आसार नहीं है, बल्कि इस जंग का फेज 2 शुरू होने वाला है। उम्मीद के उलट यूक्रेन ने 50 दिनों तक रूस का डटकर सामना किया और इसकी वजह से राष्ट्रपति पुतिन तिलमिलाए हुए हैं। उनकी तिलमिलाहट यूक्रेन में बड़ी तबाही की वजह बन सकती है।
कीव से गौरव सावंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को 51 दिन पूरे हो चुके हैं। 24 फरवरी को जंग के ऐलान के साथ ही दुनिया ये मान बैठी थी कि 1-2 हफ्ते में ये जंग अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। सैन्य महाशक्ति रूस के सामने यूक्रेन कहां टिकने वाला है, लेकिन देखते ही देखते दिन, हफ्ते और अब महीना, 24 अप्रैल को रूस यूक्रेन युद्ध को 2 महीने हो जाएंगे। अपने कई शहरों में भारी तबाही के बावजूद यूक्रेन और उसकी सेना अब भी पूरी मजबूती से मैदान में डटी हुई है और इसी साहस और मनोबल की वजह से बलशाली रूस अब तक यूक्रेन को परास्त नहीं कर सका है। रूस और उसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 51 दिनों बाद भी अपने मकसद के करीब नहीं पहुंच पाए हैं और ऐसे में सवाल ये उठता है कि ये कैसे संभव हो रहा है, और वो भी तब जब रूस के 29 लाख सैनिकों की तुलना में यूक्रेन के पास सिर्फ 11 लाख सैनिक हैं। ऐसे में रूस को यूक्रेन फतेह करने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? रूस के पास लड़ाकू विमानों, अटैकिंग हेलीकॉप्टर्स, टैंक, आधुनिक हथियारों का जखीरा मौजूद है, लेकिन फिर भी उसे कामयाबी क्यों नहीं मिल पा रही? रूसी सेना के सामने यूक्रेनी सेना के टिके रहने की वजह सिर्फ उनका हौसला और आत्मविश्वास ही नहीं है, बल्कि कुछ और वजह भी हैं जिनकी वजह से रूस का ही आत्मविश्वास अब डोलने लगा है, और जिसमें सबसे पहली वजह है अमेरिका की तरफ से लगातार मिल रही आर्थिक और सैन्य मदद। अमेरिका भले ही यूक्रेन को अब तक नाटो देशों की फहरिस्त में शामिल न करा पाया हो, लेकिन वो हर मोर्चे पर रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद कर रहा है, जिसने यूक्रेन को रूस के सामने घुटने टेकने नहीं दिए हैं। युद्ध छिड़ने के बाद अमेरिका अब तक 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के हथियार यूक्रेन को भेज चुका है। खुद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन का दावा है कि उसकी तरफ से इतिहास में अब तक सबसे बड़ा हथियार सप्लाई अभियान यहीं पर चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका की तरफ से 50 दिनों में यूक्रेन को 1400 एंटी एयरक्राफ्ट स्ट्रिंगर मिसाइल, 4600 जेवलिन मिसाइल, 1000 लाइट एंटी टैंक आर्मर हथियार, 100 ग्रेनेड लॉन्चर समेत कई घातक हथियार मिले हैं। 24 फरवरी के बाद से ही अमेरिकी सेना के ट्रक पूर्वी पोलैंड से होते हुए यूक्रेन में लगातार हथियार पहुंचा रहे हैं, और यही नहीं, अमेरिका और यूरोप के देशों में ट्रेनिंग पाए हजारों यूक्रेनी अब रूस के खिलाफ जंग में उतर आए हैं, और इस संकट में यूक्रेन की सेना को आम नागरिकों का भी साथ मिल रहा है। यूक्रेन के नागरिकों ने अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठा लिए हैं, और देश की सरहदों की रक्षा की सौगंध खाने वाले इन देशभक्तों में सिर्फ यूक्रेन के पुरुष ही नहीं हैं, बल्कि महिलाएं भी शामिल हैं। नेशनल गार्ड ऑफ यूक्रेन के मुताबिक पिछले 50 दिनों में यूक्रेन सेना की वॉलंटियर ब्रांच ने करीब 1 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिक जुड़े हैं, और एक तरह से इस जज्बे से पूरा यूक्रेन ही लबरेज है, और जिसकी वजह से इस युद्ध को किसी नतीजे पर पहुंचने में इतना वक्त लग रहा है। सैन्य सहयोग के अलावा अमेरिका यूक्रेन को आर्थिक मदद भी कर रहा है। पिछले 50 दिनों में अमेरिका 2 चरणों में करीब 19,000 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे चुका है, और यही एक बड़ी वजह है कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध के 1 महीने के अंदर रूस के 7,000 से अधिक सैनिक मारे गए हैं, जिसने रूसी सेना की क्षमता और रणनीति पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। ब्रिटिश अखबार डेली मेल के मुताबिक जंग में मनमाफिक कामयाबी न मिलने से पुतिन भरी बैठक में रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर भड़क गए, और उन्होंने ऐसी डांट लगाई कि वो बीमार पड़ गए, उन्हें दिल का दौरा आ गया। 66 साल के रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई 2012 से ही पुतिन के खासम खास रहे हैं, और ब्रिटिश अखबार के मुताबिक 20 रूसी जर्नलिस्ट को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। पश्चिमी देशों का तो ये भी दावा है कि रूस जंग में अब तक अपने 7 जर्नलिस्ट खो चुका है, और अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का दावा यह भी है कि यूक्रेन के साथ जंग लंबी खींचने की वजह से रूस हताश हो गया है, और वो जल्दी ही किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है।
पश्चिम के दावों पर अगर यकीन किया जाए तो रूसी सेना भी खफा है और जिसकी वजह से न उसमें आगे बढ़ने का जोश है और न ही उत्साह बचा है। और शायद रूसी सैनिकों ने यही सोचा नहीं था कभी भी कि युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा और यूक्रेन के साथ जंग में उन्हें इस तरह से नुकसान उठाना पड़ेगा। ये जंग रूस के मन मुताबिक नहीं चल रही है। ये बहुत साफ इस बात से हो जाता है कि मस्कवा जो रूस का फ्लैगशिप था ब्लैक सी फ्लीट का, उसे डुबा दिया गया और यूक्रेन ने दावा किया कि 2 नेपट्यून मिसाइलें दागी गई। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है रूस के लिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इतना बड़ा जहाज 12,500 टन डिस्प्लेसमेंट जिसका हो वो कभी नहीं डुबाया गया है इस तरह से, पहली बात। दूसरी बात, रूस की सेना जो उत्तर और पूर्व से आई थी, उत्तर पूर्व से, उसको लौटना पड़ा। उसके हजारों टैंक ध्वस्त हुए हैं। दक्षिण और पूर्व में रूस को कुछ सफलता जरूर मिली है और उस सफलता के आधार पर रूस आगे बढ़ भी रहा है। लेकिन जो मंशा जताई जा रही थी कि रूस जिस तरह से आगे बढ़ना चाहता था और कीव में सत्ता परिवर्तन 7 दिन के अंदर, पहले कहा गया 3 दिन, फिर कहा गया 7 दिन, उससे ज्यादा समय नहीं लगेगा, ऐसा नहीं हुआ। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर का इंटेरोगेशन है यूक्रेन के मुताबिक, उससे भी लगता है कि वो लोग इस तरह की तैयारी से आए ही नहीं थे और इसीलिए जनरलों को बर्खास्त किया गया है। 2 मेजर लैप्सेस हैं जो दुनिया को दिख रहे हैं। एक, इंटेलिजेंस में बहुत मेजर लैप्सेस थे। जिस तरह का रेजिस्टेंस यूक्रेन की आर्मी ने दिया, न केवल सप्लाई चेन को तोड़ा बल्कि लॉजिस्टिक्स को तोड़ते गए और उनके टैंकों को ध्वस्त करते गए। रूस के पास इसका बचाव नहीं था। जिस तरह से जहाजों को डुबाया जा रहा है या टारगेट किया जा रहा है, रूस के पास उसका बचाव इस समय उचित नहीं है। लेकिन अब सवाल यह है कि मस्कोवा युद्धपोत की तबाही के बाद, जिसे अमेरिका रूस की सांकेतिक हार बता रहा है, क्या पुतिन यूक्रेन पर हमला तेज कर देंगे? हम इसलिए इसे यूक्रेन वॉर पार्ट 2 कह रहे हैं। माना यह जा रहा है कि 50 दिन में भी यूक्रेन को हरा नहीं पाने की हताशा में पुतिन अब कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन पर परमाणु हमला भी किया जा सकता है और इसकी आशंका अमेरिकी खुफिया विभाग यानी कि CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स को भी उन्होंने ही जताई है। हालांकि अमेरिका और यूरोप के देश रूस के खिलाफ कई बार जानबूझकर ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि रूस और पुतिन पर दबाव बनाया जा सके, लेकिन CIA के डायरेक्टर विलियम जे बर्न्स ने जो कहा है उसे समझने की ज़रूरत है। उनका आंकलन क्या है ये भी आपको बताते हैं। उनका आंकलन ये है कि रूसी सेना को यूक्रेन में कई तरह के सेटबैक्स मिले हैं। इससे पुतिन और रूसी नेतृत्व में गहरी निराशा है और इस हालात में रूस यूक्रेन पर टैक्टिकल या फिर हल्के न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है तभी से रूस की तरफ से परमाणु हमले की आशंका जताई जा रही है। खुद पुतिन जरूरत पड़ने पर परमाणु हथियार इस्तेमाल करने की चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन रूस की ओर से परमाणु हथियारों की धमकी अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के लिए रही है। क्या यूक्रेन के खिलाफ भी रूस उनका इस्तेमाल करेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अमेरिका को आशंका है कि पुतिन यूक्रेन पर टैक्टिकल या फिर हल्के न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल कर सकते हैं। टैक्टिकल वेपन्स को बैटलफील्ड न्यूक्स भी कहा जाता है और ये अपेक्षाकृत छोटे होते हैं जिन्हें मोर्टार से लॉन्च किया जा सकता है या फिर माइन ब्लास्ट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह हल्के परमाणु हथियारों को छोटा विस्फोट करने के लिए खास तौर पर तैयार किया जाता है, लेकिन इनका असर भी परमाणु हथियारों जैसा ही होता है। इसीलिए कहने की जरूरत नहीं कि रूस अगर ऐसा कदम उठाता है तो जंग का रुख बदल जाएगा। यूक्रेन में तबाही तो मचेगी ही, लेकिन वर्ल्ड वॉर का खतरा भी बढ़ जाएगा, क्योंकि परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की सूरत में अमेरिका और यूरोपीय देश खुलकर सामने आ सकते हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी स्थिति न बने। दुनिया के ताकतवर देश के पास परमाणु हथियारों का जखीरा है। अगर वर्ल्ड वॉर शुरू होता है तो दुनिया खत्म हो सकती है। रूस, अमेरिका और यूरोप के देश इस खतरे से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि दुनिया को बर्बादी से बचाने के लिए युद्ध खत्म करने पर विचार हो, बातचीत से तनाव खत्म करने की कोशिश की जाए। चलिए अब रुख करते हैं अगली अच्छी खबर का, लेकिन ये खबर आपको आगाह भी कर रही है। कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है। बार बार इस बात को हमने कहा, समझाया भी, लोगों को नियमों में ढील ज़रूर दी गई है, लेकिन उस ढील का मतलब शायद ये समझ लिया गया कि
अब कोरोना जा चुका है, हम आज़ाद हैं। अब उसका नतीजा देख लीजिए हुआ क्या। फिर से कोरोना ने 7 राज्यों में दस्तक दे दी और इस बार खतरा बच्चों के लिए ज़्यादा है। ख़ास तौर पर 12 साल से कम उम्र के वो बच्चे जिनके पास अभी वैक्सीन वाला सुरक्षा कवच नहीं है। और ये बताकर हमारा मकसद बिल्कुल आपको डराने का नहीं है, बल्कि हम आपको एक बार फिर से आगाह कर देना चाहते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की लहर आती रहेंगी, लेकिन हाँ, सावधानी बहुत ज़रूरी है। कोरोना की 3 लहर का सामना करने के बाद सरकार ने चेताया, डॉक्टरों ने हिदायत दी, लेकिन सब बेअसर। नतीजा ये हुआ कि देश में कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। अब चाहे दिल्ली हो या फिर मुंबई, हरियाणा हो या फिर हिमाचल, हालात लगभग एक जैसे बनते जा रहे हैं। बीते कुछ दिनों में देश के 7 राज्यों में कोरोना ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसने एक बार फिर से लोगों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इन 7 राज्यों में केरल, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, हरियाणा, मणिपुर और ओडिशा शामिल हैं, जिनके 29 जिलों में 5 से 11 अप्रैल के बीच पॉजिटिविटी रेट 5% से ज्यादा रहा। आमतौर पर पॉजिटिविटी रेट 4 से 5% तक हो तो स्थिति नियंत्रित मानी जाती है, लेकिन WHO के मुताबिक यदि ये दर 5% से ज्यादा है तो स्थिति बेकाबू मानी जाएगी। ये हालात तब हैं जब देश में ज्यादातर लोगों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज या फिर दूसरी डोज लगाई जा चुकी है और अब तो 18 साल से ऊपर के लोगों को प्रिकॉशन डोज की सुरक्षा भी मुहैया कराई जा रही है। लेकिन कोरोना के नए वेरिएंट्स के सामने आने से खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। ऐसे में डॉक्टर्स भी लोगों को लापरवाही नहीं बरतने की सलाह दे रहे हैं। अपना कंसर्न यही है कि हमें एक एहतियात जरूर बरतें, प्रिकॉशन जरूर रखें कि अपना वैक्सीन ड्यू है, वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनना है, मास्क बनाएं, डिस्टेंसिंग रखें, ओवर क्राउडिंग नहीं करें। जो जरूरी काम है वो करें, बट अननेसेसरी ओवर क्राउडिंग, मास्किंग जो लोगों ने एकदम छोड़ दिया है, उसको थोड़ा ध्यान रखें। कुछ रोज पहले ही केंद्र सरकार ने दिल्ली समेत 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर अलर्ट किया था, लेकिन हालात नहीं सुधरे और अब चंद दिनों के भीतर ही देश के 7 राज्यों पर कोरोना ने अपना शिकंजा कस दिया है। अब चाहे बाजार हो या शॉपिंग मॉल, पार्क हो या फिर रेलवे स्टेशन, गिने चुने लोगों को छोड़ दें तो ज्यादातर के चेहरों से मास्क नदारद ही रहता है। और तो और 2 गज की दूरी का किसी को ख्याल नहीं है। लोगों की इसी बेफिक्री ने एक बार फिर से महामारी को फैलने का मौका दे दिया। एक तरफ जहां कोरोना के मामले में इजाफा दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के गाइडलाइंस को लेके लोग बहुत ही इस वक्त बेफिक्र दिख रहे हैं। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने जो मास्क को लेके गाइडलाइंस था, चाहे वो चालान का गाइडलाइन हो या बाकी नियम हो, उसको हटा दिया है। और इसी वजह से आपको लोग इस तरह से पब्लिक प्लेसेस में बिना मास्क के दिखाई देते हैं। ये बाजार से लोग बाहर आ रहे हैं। देश में कोरोना के डेली केसेस तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन एक्टिव केस में इजाफे ने चिंता और बढ़ा दी है, जिसकी गवाही केंद्र सरकार की ओर से जारी आंकड़े भी दे रहे हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 949 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,191 हो गई है। हालांकि इस दौरान 6 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है, जबकि 810 लोग कोरोना महामारी को हराकर ठीक हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि अगर ऐसे ही कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब देश चौथी लहर की गिरफ्त में होगा। तो जरूरी है कि वक्त रहते ही हालात संभाल लिए जाएं ताकि ऐसी नौबत ना आए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी थम नहीं रही। वहां लगातार आंकड़ों में उछाल देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, उनसे एक बात साफ है कि राजधानी में कोरोना फिर से सर उठाने लगा है। सरकार पूरे हालात पर हालांकि नजर बनाए हुए है ताकि जरूरत पड़े तो फौरन कोरोना की रोकथाम के लिए एक्शन प्लान लागू किया जा सके।
सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राजधानी में बीते 24 घंटे की बात करें तो 325 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन पहले मरीजों का ये आंकड़ा 299 था। इस बार इन आंकड़ों में बड़ी चिंता बच्चों को लेकर है। दिल्ली के स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसने बच्चों के माता पिता और सरकार की चिंता को और ज्यादा बढ़ा दिया है। और यही एक बड़ी वजह है कि दिल्ली सरकार ने तो स्कूलों को लेकर दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने यह बताया कि अगर स्कूल में एक भी कोरोना केस मिले तो स्कूल के उस हिस्से को या फिर पूरे स्कूल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया जाए। साथ ही इसकी जानकारी तुरंत डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को भी दी जाए ताकि जरूरत पड़े तो फौरन कदम उठाया जा सके। इसके अलावा छात्रों और शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सलाह दी गई है। इतना ही नहीं, समय पर हाथ धोने और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने के बारे में भी छात्रों को जागरूक करने के लिए कहा गया है। और उधर दिल्ली के पास यूपी के गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो वहां पर भी कमोबेश इसी तरह के हालात हैं। वहां बीते 24 घंटे में कोरोना के 43 नए मरीज सामने आए हैं, लेकिन इनमें 15 बच्चे शामिल हैं। और इससे पहले जब स्कूलों में बच्चे कोरोना पॉजिटिव हुए थे तो नोएडा और गाजियाबाद में कुछ स्कूल बंद कर देने पड़े थे। लंबे समय बाद स्कूलों में बच्चों की एंट्री हुई, बच्चों की रौनक लौटी, लेकिन कोरोना वायरस ने स्कूलों को अपनी गिरफ्त में लेना शुरू कर दिया है। और नतीजा ये हुआ है कि देखते ही देखते दिल्ली एनसीआर के कई स्कूल इसकी जद में आ गए हैं और यहाँ तक कि कई स्कूलों को बंद भी करना पड़ा है। लेकिन अब चिंता इसलिए भी है क्योंकि बच्चों को अभी तक वैक्सीन का कवच नहीं मिला। सरकार कोशिश कर रही है कि जल्दी से जल्दी बच्चों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध हो सके, लेकिन तब तक बच्चों की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रबंधन और उनके अभिभावकों की है, ताकि बच्चों की पढ़ाई पर महामारी का असर ना हो। यही वजह है कि जैसे ही दिल्ली के कुछ स्कूलों में बच्चों के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर सामने आई, प्रदेश के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी रोकथाम के लिए जरूरी कदम उठाने की घोषणा भी कर दी। देखो, अभी हमारा मकसद है कि पढ़ाई भी चलती रहे और बच्चों की सुरक्षा, टीचर्स की सुरक्षा को भी ध्यान में रखें। तो हमने इसीलिए गाइडलाइन बनाई है कि एक तरफ तो स्कूल हम नहीं चाहते बंद हों, अभी हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं है। अगर कोई बहुत केसेस बढ़ते हैं, उस तरह की कोई घटना घटती है तो अलग बात है, लेकिन स्कूल अब खुले रहें, हम सबके हित में ये है। तो इसीलिए गाइडलाइन दी है कि भाई अगर किसी स्कूल में किसी टीचर को या किसी बच्चे को कोविड पाया जाता है तो आप डिसीजन ले लें स्कूल लेवल पे। आपको वो क्लास बंद करनी है या आपको वो विंग बंद करना है जिस विंग के बच्चे या टीचर को कोविड था। बहुत को ये लग रहा है कि जिस व्यक्ति को कोविड था वो पूरे स्कूल में ही घूमा है, तो आप कुछ दिन के लिए स्कूल बंद करने का भी निर्णय ले लें, लेकिन इसको ब्लैंकेट नहीं करेंगे, इसको पूरे दिल्ली के लिए लागू नहीं करेंगे। इसीलिए अपना भी ख्याल रखिए, बच्चों का भी ख्याल रखिए। ये जिम्मेदारी बच्चों के साथ साथ अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन सबकी बन जाती है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन नींबू क्यों निचोड़ रहा है हमारी और आपकी जेब, इसको समझेंगे इस ब्रेक के बाद। देखते रहिए अच्छी खबर सच्ची खबर। अच्छा लगता है इसके अंदर ना, वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो। खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच, अच्छी और सच्ची खबरों की शुरुआत। GNT गुड न्यूज टुडे, नई उम्मीद जगाने वाला हिंदी न्यूज चैनल। नमस्ते, मैं हूं ईरा त्रिवेदी। आइए मेरे साथ चलिए योग की यात्रा पे रोज सुबह 8:25 पर सिर्फ GNT गुड न्यूज टुडे पर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है। देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर। हमारी नजर से कोई भी खबर बचती नहीं, चाहे कहीं कोई खबर वायरल हो रही हो या कोई न्यूज ट्रेंड कर रही हो, खबरों के मेन्यू में लंच टाइम पर हम परोसेंगे ऐसी खबरें जो आपके काम की हैं, आपके सरोकार की हैं। मैं शगुफ्ता और मैं आदिति लेकर आएंगे आपके लिए सिर्फ GNT पर। दुनिया अच्छाई पर टिकी है। बुराई तो इंसान को डराती है, लेकिन अच्छाई दुनिया चलाती है। मैं अनंत भट्ट आपके लिए लेकर आऊंगा अच्छी खबरें गुड न्यूज टुडे पर। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में। कुछ ऐसी खबरें जिनके पीछे छिपी हो गुड न्यूज और जो बदल दे आपका नजरिया। हम लेकर आएंगे ऐसी खबरें, अच्छी खबर, सच्ची खबर, हर रोज रात 8 बजे GNT पर। एक सोच, अच्छी और सच्ची, जो छोटी है पर होती है, जुड़ती और जोड़ती है, बिखर कर अनंत हो जाती है, कई सांचों में ढलती है, धुंधलाती है पर ओझल नहीं होती, आहट से आवाज बनती है, उम्मीदों का आकाश बनती। देश से संवाद है हमारी ये सोच, एक शुभ शुरुआत है हमारी ये सोच। अच्छी खबर, सच्ची खबर। नींबू महंगा हुआ तो निचुड़ गई लोगों की जेब। अब लोग दूसरों के घरों में सेब की जगह नींबू ले जा रहे हैं और हाल ये है कि नींबू अब सेब से भी महंगा हो गया। ना सलाद का मजा आ रहा और ना ही नींबू पानी किसी को ऑफर हम कर सकते हैं। और तो और आम लोग उसे खरीदने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहे। नींबू विटामिन सी का सबसे बड़ा स्रोत है, लेकिन गर्मी में इसने सबका दम निकाल दिए, पसीने छुड़ा दिए। लोग पूछ रहे हैं कि भाई कब तक ऐसे दाम रहेंगे। तो हम आपको बताएंगे, समझाएंगे भी कि नींबू को किसकी नजर लगी है। लेकिन पहले जरा देख लेते हैं भाव क्या है।
महंगाई बढ़ी तो एक नींबू 1 रुपए में मिलने लगा। वहाँ तक तो फिर भी गनीमत थी, लेकिन न जाने क्या हुआ कि 1 रुपए का नींबू 10 रुपए का हो गया। रसोई से नींबू गायब हो गया। नींबू पाने वालों ने इससे तौबा कर ली। अनार और अंगूर जैसे फल नींबू का भाव देखकर शर्मिंदा हो गए। सब्जी की दुकान पर नींबू का भाव जानकर लोगों का मुंह खुला का खुला ही रह गया। 400 रुपए किलो कभी नींबू बिकेगा, ये किसी ने सोचा था क्या? ये नींबू पानी पी रहे हैं। नींबू भी आजकल महंगाई में हो गए। अब बोतल में तो 10 रुपए 8 रुपए पड़ जाएगा। ये महंगाई के मारे ग्राहक कस्टमर आ ही नहीं रहा है, सारी चीजें महंगी हो रखी। होलसेल में 280 रुपये, 280 रुपये, यहाँ 300 रुपये किलो छूटक बिकते हैं क्योंकि बहुत महंगे हैं, बजट में है ही नहीं। मंडी में होलसेल में नींबू 130 से 150 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बिक रहा है। यानी किसान से जो थोक व्यापारी नींबू खरीदते हैं, उन्हें नींबू 130 से 150 रुपए प्रति किलो में मिल रहा है। वहीं बाजार में इसके दाम 400 रुपए प्रति किलो तक हैं और गलियों में आम लोगों तक एक नींबू 20 रुपए तक बेचा जा रहा है। नींबू सर 300 रुपए का चल रहा है जी किलो जी। हाँ जी नींबू पानी पीने लोग आ रहे ने सर, पर कहते महंगा बहुत है जी। हाँ जी 30 रुपए रेट सर, पहला 20 ਸੀਗਾ ਹੁਣ 30 रुपए करता जी। लोग कहते पहला तो 20 ਸੀਗਾ यार, ਹੁਣ 30 का। मैं क्या सर नींबू 300 रुपए किलो होया वा, क्या करिए। रेट मंडी में नींबू है नहीं सर, जिसके पास है हाथ नहीं लगाने देता। लो जी, तो इसलिए आप ये गिलास कितने का बेच रहे हो? गिलास सर नींबू पानी 25 रुपए, लेमन सोडा 30 रुपए। रेट बढ़ाया है नींबू की वजह से? हाँ नींबू को जैसे फिर भी नहीं पैसे बच रहे हैं सर। एक नींबू 10 रुपए का पड़ रहा है। अब दिल्ली हो या मुंबई, लखनऊ हो या अहमदाबाद या फिर गोवा, आप कहीं भी चले जाइए, नींबू का भाव आसमान पर है। एक नींबू के लिए 10 से 12 रुपए तक देने पड़ेंगे। गर्मी के दिनों में नींबू का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शिकंजी हो या फिर गन्ने का रस, नींबू के बिना स्वाद ही नहीं आता। गांव में चीनी के साथ नींबू लोगों को कोल्ड ड्रिंक का मजा देता है। सलाद हो या सब्जी, हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है। यहाँ तक कि नींबू का अचार भी खाने का जायका बदल देता है। ऐसी जरूरी चीज जब अचानक इतनी महंगी हो जाए तो लोगों का चौंकना लाजमी है। नींबू बहुत महंगे हो गए हैं, अभी 200 से ऊपर हो गए हैं भाव। 200 से ऊपर भाव हो गए हैं, तो लेने में क्या है, जो 50 रुपये 40 रुपये के किलो आते थे, वो अभी 50 रुपये में 200 ग्राम नींबू आते हैं। 200 ग्राम, जिसकी जरूरत होती है 1 किलो की उनाड़े में। बागीचे की निगरानी होती है, लेकिन अब नींबू के बागीचे में निगरानी हो रही है। आते जाते लोग खाने के लिए नींबू तोड़कर चले जाते हैं। कोई बुरा नहीं मानता, लेकिन अब कोई हाथ लगाकर तो देखे, बवाल हो जाता है। इस बार कीड़े से सब खराब हो गया है, और जो है भी तो उसमें पहरेदारी करनी पड़ रही है, इसलिए कि चोरी बहुत होती है। इसमें नींबू इतना महंगा है, 15 रुपये 20 रुपये के एक नींबू जा रहा है, 30 वजह पहरेदारी करनी पड़ती है। महंगाई की मार अपनी जगह है। अनाज, तेल, मसाले सभी के भाव परेशान कर रहे हैं, लेकिन 10 रुपए का नींबू किसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो बाजार में नींबू की खुदरा कीमत 300 से 350 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि ऐसा हुआ क्यों? आखिर नींबू की कीमतों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी क्यों हो रही है? और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि जो सभी के दिमाग में है कि आखिर नींबू के रेट कब कम होंगे? इन सभी सवालों के जवाब हम आपको विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम समझा देते हैं कि देश में नींबू उत्पादन कहाँ और कितना होता है। भारत में हर साल 3.17 लाख हेक्टेयर में फैले बागीचों में नींबू की खेती होती है और करीब सालाना 37.17 लाख टन से ज्यादा नींबू का उत्पादन होता है। नींबू के एक पेड़ से औसतन लगभग 1000 से 1500 नींबू के फल निकलते हैं। नींबू के पौधे में साल में 3 बार फूल लगते हैं और 3 ही बार फल लगते हैं। आंध्र प्रदेश देश का सबसे बड़ा नींबू उत्पादक राज्य है। इसके अलावा महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु में भी नींबू की खेती होती है। अब आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह है कि देश में पहली बार नींबू ने महंगाई की कमर तोड़ दी। कृषि वैज्ञानिकों और जानकारों का मानना है कि देश भर में पिछले साल मानसून लंबे समय तक रहा। सितंबर और अक्टूबर के महीने में बहुत बारिश हुई और ज्यादा बारिश से नींबू के बाग को नुकसान पहुंचा है। पिछले साल की बारिश के कारण 40 से 50% तक मिर्च और नींबू की फसल खराब हो गई और ज्यादा बारिश की वजह से पौधों में फूल भी नहीं आए।
फसल को आमतौर पर कोल्ड स्टोरेज में रखा जाता है, लेकिन फूल नहीं आने की वजह से उत्पादन प्रभावित हुआ और विशेषज्ञों का कहना है कि अगर यही नींबू कोल्ड स्टोरेज में रखा होता तो शायद कीमत ज्यादा नहीं होती। वहीं फरवरी के अंत में तापमान बढ़ गया, इससे भी फसल प्रभावित हुई। छोटे फल बागों में गिर गए और गर्मियों में नींबू की मांग सबसे ज्यादा होने से फसल मांग के बराबर बाजार तक नहीं पहुंच पाई। सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्य हैं जहां पर नींबू की पैदावार होती है और इन राज्यों में तापमान बढ़ने की वजह से पैदावार प्रभावित हुई है और इसकी वजह से भी नींबू के दाम आसमान छू रहे हैं। और यही एक बड़ी वजह है कि आपूर्ति में कमी और मांग ज्यादा होने से देश भर में नींबू की कीमतें रिकॉर्ड उच्च स्तर को पार कर गई हैं। इसके अलावा पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को भी इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। बढ़ते पेट्रोल और डीजल के दाम से ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ा है। एक तो नींबू की किल्लत थी और दूसरी और ज़्यादा बढ़ गई क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लग गया और दोनों ही महंगाई के लिए जिम्मेदार माने जा रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि अभी तत्काल इसकी कीमत कम होने वाली नहीं है, लेकिन जब अगली फसल बाजार में आएगी तब कीमतों में कमी आ सकती है और इसके लिए कम से कम सितंबर अक्टूबर तक का इंतजार करना पड़ेगा। मैं आज आपको एक सैनिक के साहस और मजबूत संकल्प की तस्वीर भी दिखाती हूँ, जिसका श्रीनगर के मैसूमा में आतंकवादियों की गोली से घायल होने के बाद सेना के अस्पताल में इलाज चल रहा है। कुछ दिन पहले उनका हालचाल जानने के लिए चिनार कॉर्प्स के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे पहुंचे थे और इस मुलाकात के दौरान बुरी तरह से घायल जवान निरंजन कुमार सिंह ने अपने सीनियर से हमला करने वाले आतंकियों को सबक सिखाने की अपील की और जिस पर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने आतंकियों को हर हाल में मार गिराने का वायदा किया। कुछ दिन बाद लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे दोबारा अस्पताल पहुंचे और पहले से बेहतर दिख रहे जवान निरंजन को आतंकियों के मारे जाने की खबर दी। यानी एक फौजी ने एक फौजी से किया वायदा पूरा कर दिया। गुस्सा है तो गुस्सा अच्छा है, गुस्सा है निरंजन देखो साहब दो कमांडर आए हैं, देखो हाँ देखो हौसला रखना है, ठीक है या गुड। मार दो उनको, पक्का मारेंगे। आप मारोगे? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन आपने बोला नहीं है कुछ।